ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने के ममता बनर्जी के फैसले पर उनको घेरा और कुछ दिन पहले स्कूटर चलाने की तस्वीरों के बहाने उन पर तंज भी कसा। पीएम मोदी ने टीएमसी को बुआ भतीजे की पार्टी बताया। मां माटी मानुष से विश्वासघात करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद अब इन लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है। अरे दीदी, आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। ब्रिगेड परेड मैदान में पीएम मोदी की मेगा रैली के बाद बंगाल की सियासत अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां सत्ता की जंग और ज्यादा तल्ख तेवरों में तब्दील होने वाली है, क्योंकि रविवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लोगों ने जो देखा वो पहले कभी नहीं देखा। और यही वजह है कि इस रैली के दम पर जहां बीजेपी एक बार फिर परिवर्तन का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी खेमे में मोदी की इस रैली से हड़कंप मच गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। जागृति, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, विकास विकास, सुशासन सुशासन, सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, बीजेपी 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 बीजेपी, हम सभी का संकल्प जरूर पूरा होगा। ब्रिगेड ग्राउंड पर जन सैलाब। मेगा रैली में लाखों की भीड़। बीजेपी का मिशन 200 प्लस। बंगाल में परिवर्तन का पहला ट्रेलर। बांग्ला चाय उन्नति।
बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय सोनार बांग्ला। बंगाल की सियासत में ब्रिगेड मैदान से आई इन तस्वीरों ने एक नया इतिहास लिख दिया है। ब्रिगेड मैदान का चप्पा चप्पा उस रैली के रंग में रंगा है जिसे बंगाल के सियासी इतिहास की सबसे बड़ी रैली बताया जा रहा है। नजर जिधर जाए उधर परिवर्तन के नारों की गूंज। ये पहली बार है जब बंगाल इतनी बड़ी रैली का साक्षी बना है। खुद पीएम मोदी ने जब मंच संभाला तो ब्रिगेड ग्राउंड में उमड़े इस अपार जनसमूह का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। राजनीतिक जीवन में सैकड़ों रैलियों को संबोधन करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन इतने बड़े लंबे कार्यकाल में मैंने कभी इतने बड़े विशाल जनसमूह का हमें आशीर्वाद मिला हो, ऐसा दृश्य मुझे आज देखने को मिला। बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी का ये ऐसा ट्रेलर था जिसने बंगाल में बीजेपी के विरोधियों की नींद उड़ा दी है। खासकर सत्ताधारी टीएमसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण से तिलमिला उठी है जिसने बंगाल में ममता सरकार की कलाई खोलकर रख दी है। बीते दशकों में ब्रिगेड ग्राउंड में अनेकों बार ये नारा गूंजा है, ब्रिगेड चलो। सुना है ना, ब्रिगेड चलो। इस ग्राउंड ने अनेक देशभक्तों को देखा है, लेकिन ये ग्राउंड बंगाल के विकास में रोड़ा अटकाने वालों का भी गवाह रहा है। बंगाल की भूमि को 2400 घंटे हड़ताल और बंद में झोंक देने वालों की नीतियां और साजिशें भी इस ग्राउंड ने देखी है। इन लोगों ने बंगाल की इस महान भूमि का जो हाल किया वो पीढ़ी दर पीढ़ी बंगाल के लोगों ने सहा है, बर्दाश्त किया है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिगेड ग्राउंड की इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। ये भीड़ मैदान की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। कैमरे का रुख जिधर हो रहा था उधर बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। लिहाजा पीएम मोदी ने ममता सरकार पर सियासी हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन ये बंगाल के लोगों की महानता है, ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद, यहां के लोगों का हौसला कभी भी तोड़ नहीं पाए। आज जो ये जनसागर मौजूद है वो इस उम्मीद की, इस हौसले की जीती जागती तस्वीर है।
इस दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी समेत उस तीसरे मोर्चे पर निशाना साधा जो येन केन प्रकारेण बीजेपी के बढ़ते जनाधार को रोकने के लिए बनाया गया है। साथ ही पीएम मोदी ने दावा किया कि भले ही विरोधी कितने ही गुट क्यों न तैयार कर लें, लेकिन बंगाल की जनता तय कर चुकी है कि उसे बंगाल की सत्ता में किसे लाना है और किसे बंगाल की सत्ता से बेदखल करना है। इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी है, लेफ्ट कांग्रेस है, उनका बंगाल विरोधी रवैया है और ये चुनाव ऐसा है कि दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कस करके खड़ी हो गई है। बंगाल के बौद्धिक जन हो, कला जगत के लोग हो, सभी अपना प्रेम, अपने आशीर्वाद बरसा रहे हैं। सबके दिल में एक ही इच्छा है, हमारा बंगाल विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे। बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा करने वाली बीजेपी के लिए ये मेगा रैली किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि पार्टी ने जैसी उम्मीद जताई थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ ब्रिगेड मैदान पर दिखाई दी। ये भीड़ जहां बीजेपी का हौसला बढ़ाने के लिए काफी थी, वहीं मोदी विरोधियों के लिए ये भीड़ किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। यहां आया एक एक व्यक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बंगाल का युवा आज बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए आया है। आशोल परिवर्तन, आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। 5 महीने बाद महाराष्ट्र में एक दिन में 11,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में करीब 5 महीने बाद एक दिन में 11,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए, जबकि इस वायरस से 38 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में 24 घंटों में 1,361 नए मरीज मिले और 4 लोगों की मौत हुई। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के इस कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा। हरियाणा के सोनीपत में स्टील के बर्तन बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया। महाराष्ट्र के बीड में एक बेकाबू ट्रक ने ऑटो रिक्शा और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रशासन ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। कई साल पहले अतीक अहमद ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कर रखा था। किसान आंदोलन की वजह से बंद पड़े दिल्ली और हरियाणा के बीच मौजूद झाड़ोदा बॉर्डर को पुलिस ने खोल दिया, जिस पर लोगों ने खुशी जताई। इसके खुलने से हरियाणा के बहादुरगढ़ की तरफ से दिल्ली आने वाले लोगों को जैम से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 पक्ष एक दूसरे पर डंडों से हमला करते दिखाई दिए। ये घटना उस वक्त की बताई जा रही है, कुछ दिन पहले की दरअसल ये घटना बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया और खबर ये कि छेड़खानी के मुद्दे पर उनके बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट की वजह बन गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान कई महिलाएं भी लड़ाई करती नजर आईं। उन्हें लड़ता देख पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। इस मारपीट में कई लोगों को चोटें आईं। वहीं एक की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि करीब 5 महीने बाद एक दिन में राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुंची, जबकि इस जानलेवा वायरस की वजह से पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे में 38 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, सिर्फ मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान
1361 नए मरीज सामने आए और 4 लोगों की मौत हुई। तो महाराष्ट्र में खतरा बढ़ गया है और लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना के मरीज 24 घंटे में 11,000 सामने आए और ये 11,000 नए केस, 1361 नए मामले सिर्फ मुंबई में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। जिले में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह कदम उठाया गया, जिसके तहत हर रोज सुबह 6 से रात 9 बजे तक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिन शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान चिकित्सा सेवाएं, औद्योगिक सेवाएं और मीडिया को लॉकडाउन में छूट दी जाएगी, जबकि शादी, धार्मिक समारोह, खेल, राजनीतिक कार्यक्रम और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, औरंगाबाद की सबसे बड़ी जाधव मंडी 11 मार्च से 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगी। संभाजीनगर में जो लॉकडाउन, अंशतः लॉकडाउन किया, पार्शियली लॉकडाउन किया है, जो सुबह 6 से 9 तक जो भी है दैनंदिन जो व्यवहार है शुरू रहेंगे और उसके बाद रात को 9 से सुबह 6 तक कर्फ्यू मतलब लॉकडाउन रहेगा। शनिवार और सैटरडे और संडे को पूरी तरह लॉकडाउन उन्होंने करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक पानी की सप्लाई बाधित रह सकती है, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी का संकट खड़ा हो सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने दावा किया कि हरियाणा से कम पानी छोड़े जाने की वजह से पानी का उत्पादन कम हुआ है। वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता से कम पर काम कर रहे हैं और इसी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में कुछ दिनों तक पानी का संकट गहरा सकता है। हालांकि संकट से उबरने के लिए दिल्ली सरकार लगातार हरियाणा सरकार के संपर्क में है और इसके अलावा राघव चड्ढा ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की और हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़े जाने पर दखल देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश एक लड़के को उसके घर के बाहर ही पीटते दिखाई दिए। बताया गया कि मोबाइल फोन को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद बदमाश उस लड़के के घर के बाहर इकट्ठा हुए और जैसे ही वो बाहर निकला वो एक साथ उस पर टूट पड़े। उन्होंने उस लड़के पर लात और मुक्कों की बारिश कर दी। इस बीच उसके घर की महिलाएं उसे बचाने के लिए उन बदमाशों से भिड़ गईं, लेकिन इसके बावजूद बदमाशों ने उस लड़के की खूब पिटाई की। बाद में जब मोहल्ले के कुछ लोग वहां पहुंचे तब जाकर हंगामा शांत हो सका। वहीं बदमाश भी मौका पाकर वहां से फरार हो गए। बाद में मारपीट का ये मामला पुलिस तक जा पहुंचा। आरोपी जो है उनके खिलाफ जो तहरीर है वो तहरीर आ गई है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। हरियाणा के सोनीपत में स्टील के बर्तन बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। घटना की जानकारी फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में फैक्ट्री से काले धुएं का गुब्बार निकलता दिखाई दिया। हालांकि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी इस बात का अभी तक पता नहीं चल सका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रशासन ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया, जिसे उसने कई साल पहले करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया था। अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम वहां खुदाई करने वाली कई मशीनों के साथ पहुंची और फिर एक एक कर सारे अवैध कब्जों को ढहा दिया गया। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया था, ताकि किसी भी तरह का बवाल होने पर उसे वक्त रहते संभाला जा सके। 9 और 10 मार्च को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 और 10 मार्च को बुंदेलखंड के 6 जिलों का दौरा करेंगे। अपने इस 2 दिनों के दौरे के दौरान सीएम योगी अलग अलग जिलों में चल रहे विकास के कामों का निरीक्षण करने के साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए रोड सेफ्टी सीरीज के तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड लेजेंड्स ने 7 विकेट से बांग्लादेश लेजेंड्स को हरा दिया। पहले खेलते हुए बांग्लादेश की टीम 113 रन ही बना सकी, जिसे इंग्लैंड ने कप्तान केविन पीटरसन की ताबड़तोड़ बैटिंग की बदौलत 14वें ओवर में हासिल कर लिया।
पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी कार्यकर्ता विनय कृष्ण के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। कुछ रोज पहले विनय कृष्ण को बदमाशों ने लूटपाट के दौरान चाकू मार दिया था, जिनकी इलाज के दौरान एक दिन पहले मौत हो गई थी। बिहार के कटिहार में डॉक्टर से फोन पर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश में एक डॉक्टर के क्लिनिक में काम करता था, जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर 6 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। बीसीसीआई ने आईपीएल के 14वें सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया। T20 लीग के मुकाबले 9 अप्रैल से शुरू होंगे और फाइनल 30 मई को खेला जाएगा। आईपीएल के सारे मैच अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई में खेले जाएंगे। पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच चेन्नई में 9 अप्रैल को होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ लोगों के हथियार लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि इस वीडियो में दिख रहे लोग हथियार लेकर एक किसान के खेत पर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे। बाद में वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती 12 मार्च से बंगाल में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। मिथुन ने टीएमसी में जाने को गलत फैसला बताते हुए कहा कि गरीबों के लिए लड़ाई ही उनका मकसद है और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। मैंने राजनीति एक्सट्रीमिस्ट की, लेकिन मैं बाकी किसी के साथ रहा नहीं। तृणमूल ने मुझे एमपी बनाया था, मैंने छोड़ा। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ये नहीं बोलूँगा इसकी गलती इसकी गलती। मैं बोलूँगा कि ये माय बैड डिसीजन, यहाँ ही बात ख़त्म कर दीजिए। रह गई बीजेपी की बात, मेरा एक सपना था। मैं 18 साल का जब था तब से ये सपना मेरे साथ ही है कि मैं गरीबों के साथ रहूँगा, गरीबों की मदद करूँगा, गरीबों को सम्मान दिलवाऊँगा। पीएम साहब ने जो कहा है, आपने तो सबने सुना है कि एक पार्टी है जो इस वक्त, चाहे आपको किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ सोच रहे। एंड नाउ व्हाट वी सी के बीजेपी इज मेकिंग ए गवर्नमेंट, दैट्स फॉर श्योर। एंड इफ वी कैन ऑल फुलफिल Prime Minister's dream that we want to make a Sonar Bangla, I'll be the proudest man. मेरा रोल क्या रहेगा? अब 12 तारीख से देखिएगा। 12 तारीख से हमारा कैंपेन चालू होगा। आई विल ज्वाइन इट एंड 12 तारीख विल बी अ ग्रेट डे फॉर। क्या आपका और प्लानिंग है बंगाल के लिए? सोनार बांग्ला आपने मूवी में आपको देखा गया, फटाकिस्टों के लिए क्या सोनार बांग्ला के लिए क्या करेंगे आप? अगर फटाकिस्टो देखे हैं तो सोचा के लिए हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थामा और जिस तरह टीएमसी के पूर्व नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि बंगाल में बीजेपी के मिशन 200 प्लस की राह साफ होती जा रही है। आमी बांगाली, आमी गर्वित, आमी बांगाली। जय श्री राम। मिथुन ने थामा बीजेपी का दामन। भारत माता की। मिथुन हुए बीजेपी में शामिल। दूसरी सियासी पारी बीजेपी के साथ। भारत माता की। पीएम मोदी का सुपर संडे। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। बंगाल के सियासी रण में रविवार का दिन काफी अहम रहा। जय श्री राम। अहम इसलिए भी कि बीजेपी ने कोलकाता के इतिहास की न सिर्फ सबसे बड़ी रैली आयोजित की, बल्कि पीएम मोदी की इस महा रैली में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर अपनी सियासी पारी बीजेपी के साथ शुरू की। हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती
80 और 90 के दशक के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती एक मंझे हुए अभिनेता। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल की माटी का एक मानुष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जिस परेड ग्राउंड पर जन सैलाब उमड़ा था, प्रधानमंत्री के भाषण के लिए जो मंच तैयार था, उसी ब्रिगेड मैदान में जब बंगाल की बड़ी हस्तियों में शुमार मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे और मंच पर उन्होंने बीजेपी का झंडा थामा तो लोगों का उत्साह हिलोरे मारने लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल के इस बड़े कलाकार ने मंच पर पहुंचते ही बीजेपी का झंडा थामकर, लहराकर खुद के प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने का ऐलान कर दिया। मैदान पर मौजूद भीड़ ने भी मिथुन के स्वागत में पार्टी के झंडे लहराए और फिर मंच से नारेबाजी शुरू हो गई। भारत माता की। इसके बाद मंच पर मौजूद बीजेपी के नेताओं ने परंपरा के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती का स्वागत किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इस सुपरस्टार ने रविवार यानी 7 मार्च को बीजेपी का दामन पकड़ अपनी दूसरी सियासी पारी का आगाज किया। इस दौरान मिथुन ने कहा कि आज का दिन उनके लिए एक सपने जैसा है, जहां वो देश के इतने बड़े नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं और वो बीजेपी में शामिल होकर गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। इसके अलावा मिथुन ने कहा कि वो जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं। সেদিন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম कि আমি জীবনে কিছু করব, কিন্তু এই স্বপ্নটা দেখিনি कि আজ আমি এই মঞ্চে যেখানে ভারতবর্ষের সবথেকে বড় বড় লিডার্সরা বসে আছেন আর তার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট ডেমোক্রেসিজ বিগেস্ট লিডার আওয়ার বিলভেড प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र जी मोदी जी यहाँ पहुंचेंगे। ये सपना नहीं तो क्या है बेटा, स्वप्न नहीं तो की। अपने भाषण के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी का नाम लिए बिना बाहरी बनाम भीतरी पर बोलते हुए कहा कि बंगाल में रहने वाला हर शख्स बंगाली है और अगर किसी ने पश्चिम बंगाल की जनता का हक छीनने की कोशिश की तो वो बीच में खड़े हो जाएंगे। मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती पूरे देश में मिथुन दा के नाम से भी मशहूर हैं। इसके अलावा उन्हें एक खास अंदाज में फिल्मी डायलॉग बोलने के लिए भी जाना जाता है और जाहिर सी बात है कि अब बंगाल चुनाव प्रचार में मिथुन दा भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक होंगे। जनता से बात करते हुए मिथुन ने भी अपने खास अंदाज में कहा कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं और वो पानी का सांप नहीं बल्कि कोबरा है। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे, इसके संकेत उसी वक्त से मिलने लगे थे जब 16 फरवरी को उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इसके बाद पीएम मोदी की रैली से पहले कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कई नेताओं ने इसकी संभावना जताई। बाद में खुद मिथुन ने भी बीजेपी नेताओं से कहा कि वो पीएम की रैली में उनसे मंच पर मुलाकात करना चाहते हैं और अब जब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो उनका कहना है कि वो ग्लोरियस बंगाल देखना चाहते हैं। Now what we see that BJP is making a government, that's for sure. And if we can all fulfill Prime Minister's dream that we want to make a Sonar Bangla, I'll be the proudest man. ये मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी सियासी पारी है। इससे पहले ममता बनर्जी उन्हें टीएमसी में लेकर आई थी।
2011 में वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन शारदा घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने न सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, बल्कि टीएमसी से भी नाता तोड़ लिया था। और आज जब एक बार फिर मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी सियासी पारी बीजेपी के साथ शुरू की है, तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उनके पार्टी ज्वाइन करने पर अपनी खुशी जाहिर की है। आदरणीय हमारे मिथुन चक्रवर्ती दादा बंगालियों के एक ब्रांड हैं और लंबे समय से उनका इच्छा भी थी कि बंगाली लोगों के बीच में रह के बंगाल के लोगों का काम करें, सेवा करें। इसी नाते वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन किया। बहुत यहाँ पे आइकॉनिक चेहरा है, तो बिल्कुल वो रहेंगे। किस तरीके से आगे काम उनका रहेगा वो पार्टी डिसाइड करेगी। आपको ऐसे बहुत लोग जो बंगाल के होते हुए भी आज मन में ग्लानि है कि बंगाल जहाँ तक पहुँचना चाहिए नहीं पहुँच पाया है, वो भी बंगाल के लिए योगदान देना चाहते हैं। दिनेश त्रिवेदी भी आए थे, आज मिठुन जी आए हैं, कल और कई लोग पार्टी में योगदान करेंगे। जो लोग बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, सब आ रहे हैं। हम सबको लेके आगे बंगाल का परिवर्तन करेंगे। यकीनन रविवार बीजेपी के लिए सुपर संडे रहा, क्योंकि जिस तरह टीएमसी के पूर्व नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि बंगाल में बीजेपी के मिशन 200 प्लस की राह साफ होती जा रही है।